नमस्कार दोस्तों। सवाल आज इतना भर नहीं कि आप सरकार से सवाल पूछें तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सवाल आज इतने बोले भी नहीं कि मदद करने वाले आज गुनहगार बन जाएंगे। सवाल इससे कई गुना बड़ा है, जिसको लेकर देश के भीतर ना चर्चा हो रही है और ना ही बहस। डॉक्टर शाहिद जमील आखिरकार इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? और कौन है यह शख्स जिस पर देश में चर्चा और बहस होनी चाहिए? एक ऐसा शख्स जो अपने पद से इस्तीफा दे देता है और सरकार के भीतर की बेचैनी सुर्खियां नहीं बनती। आखिरकार क्यों? तो चलिए दोस्तों, आज एक एक करके डॉक्टर शाहिद जमील के उस किस्से का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जहां वैज्ञानिक खुले तौर पर सरकार को पत्र लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार सोई रहती है। यहां जिस वक्त वायरस जानलेवा हो रहा है, जिस वक्त आप यह जानने को बेताब हैं कि वायरस का प्रकोप आने वाले वक्त में और तेज होगा या फिर धीमे होगा, और उसी वक्त उसको रिसर्च करने वाली टीम के मुखिया जब पद से इस्तीफा दे दे, तो जरा सोच कर देखिए। अब पन्ने दर पन्ने जरा मैं पलटने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कोरोना वॉरिएंट ढूंढने वाले एक्सपर्ट ग्रुप के अध्यक्ष पद ने यह इस्तीफा क्यों दिया? डॉक्टर शाहिद जमील ने यह सवाल क्यों बना कि क्या वाकई में सरकार से मतभेद थे जिस वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया? डॉक्टर शाहिद जमील ने जिस कमेटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया, उसका काम यह पता लगाना था कि वायरस का रूप बदलकर जानलेवा और कितना होगा। यानी कि वो ये पता लगा रहे थे कि यह वायरस कितनी तेजी से आने वाले वक्त में अपना रूप बदलेगा। वो ये पता लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में यह वायरस और तेज होगा या फिर धीमे होगा। और उसी शख्स का, ये देश के बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया, और उसका कारण क्या बताया? जो बताया जा रहा है वो कारण प्रमुख है, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन माना क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि मई के महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स, या आपकी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने एक लेख लिखा था, जिस कारण उनको ये इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। उस लेख में क्या था? वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने। वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। उस लेख में आगे क्या है? 30 अप्रैल को 800 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि हमें डेटा दिया जाए जिसका हम अध्ययन कर सकें, बता सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है और महामारी को रोका जा सके। लेकिन डाटा के आधार पर फैसला नहीं हो रहा है। जी हां, डेटा के आधार पर कोई फैसला नहीं हो रहा, इस लेख में लिखा गया। इसलिए भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस कारण लोगों की जानें जा रही हैं, उसका सदमा स्थायी रूप से बना रहेगा। यानी भारत के 800 वैज्ञानिक, जरा सोच कर देखिए दोस्तों, भारत के 800 वैज्ञानिक इस महामारी में प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। रिसर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डाटा उपलब्ध करवाएं हम, ताकि उसके लिए रिसर्च कर सकें। ये क्या स्थिति है जहां पर 900 वैज्ञानिक के हस्ताक्षर इस पत्र पर हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए यह खबर नहीं है। यह अपने आप में सवाल इसलिए है कि देश के वैज्ञानिक भी इस स्थिति में दुखी हैं। वो जान रहे हैं कि यहां लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ करना भी चाहते हैं तो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। ये 900 वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर क्या ये संकेत नहीं देते? मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भविष्य में वायरस क्या रुख लेगा, क्या स्थिति होगी उसकी। उस पर रिसर्च करने वाले समूह का मुखिया जब पद से इस्तीफा दे दे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। वैज्ञानिक डेटा मांग रहे हैं वो डेटा, कि हमें डेटा उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम उसको रिसर्च कर पाएं। लेकिन इस पत्र में और क्या लिखा गया है?
कि ये डेटा इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है वो इसमें रोड़ा आ रही है। यानी कि उस रोड़े की वजह से उनके अभियान को मजबूती नहीं मिल रही, अभियान कमजोर हो रहा है। यहां अब यह शुक्र मनाइए दोस्तों कि इन वैज्ञानिकों पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना ही इन्हें कोई जेल भेजा गया। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक फिलहाल उन्हें जेल ना भेजा गया, ना मुकदमा दर्ज हुआ। पत्र लिखने वालों पर, जैसे कि वो मदद करने वालों के खिलाफ पूछताछ हो रही है, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी हो रही है, गरीब मजदूर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। 19 साल का, 35 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, यानी पोस्टर लगाना अपराध है, पोस्टर लगाना अपराध है और मदद करना वो भी अपराध है। तो फिर सवाल ये कि गाय गोबर गोमूत्र को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर, क्या वो अपराध नहीं है? और फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कोरोना से निपटने के लिए दोस्तों 15 समितियां हैं देश के भीतर, 15 समितियां, 66 यानी कि 66 रिव्यू मीटिंग्स भी हुई। जानते हैं कब? 66 में से 48 रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो जनवरी 2020 यानी कि पिछले साल से दिसंबर 2020 तक हुई, 48, और उसके बाद मीटिंग्स हुई ही नहीं। फरवरी, मार्च और जनवरी फरवरी मार्च में एक एक मीटिंग हुई, और अप्रैल में जाकर 10 मीटिंग होती हैं, और मई में अब तक 6 रिव्यू मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये केंद्र सरकार को चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्शन लेना है तो लेना कैसे है। लेकिन हमारे देश में वैज्ञानिक आधार पर कोरोना नहीं भगा रहे हैं। हमारे देश में गाय गोबर गोमूत्र को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, और उसी अभियान को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज भी आगे बढ़ा रही हैं। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह उस मुहिम में जमकर हिस्सा ले रहे हैं, और कोरोना एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के, वो ये बता रहे हैं। यानी कि हम वैज्ञानिक आधार पर स्थितियों को दरकिनार कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? जरा सोच कर देखिए। तभी मैंने जिक्र आज वैज्ञानिक आधार पर डॉक्टर शाहिद जमान का किया, जिनका इस्तीफा कोई खबर नहीं बनता और गोदी मीडिया खामोश हो जाती है। शब्दों में रेंगती सुर्खियां सवाल नहीं खड़ा करती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।